अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। 4 माह से जायद का अरसा हुआ नाजरीन पाकिस्तान में पैनामा लीक्स का चर्चा है और कौमी असम्बली जहां अब से कुछ अर्सा पहले तक अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पैनामा मामले पर जवाब तलबी कर रही थी, वहां से गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन ने वॉकआउट किया और अपोजिशन का शिकवा था स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब के जानिबदाराना रवैये का। अपोजिशन का यह मानना है कि स्पीकर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो नाअहली रेफरेंसेस थे अपोजिशन के, उन्हें मुस्तरद करके और इमरान खान साहब, जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए भेजकर जानिबदारी का सबूत दिया है। अगर आप मुख्तसरन सूरत हाल का जायज़ा लें नाजरीन, तो पार्लियामान के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर अवामी एहतजाज का रास्ता हो, ये सारे महाज इस वक्त गर्म हैं पैनामा मामले के ऊपर अपोजिशन की जानिब से। लेकिन फिर सवाल हमारे जहन में नाजरीन ये है कि अपोजिशन बुनियादी तौर पर इस सारे मामले को आइनी इदारों के लिए एक इम्तहान बनाना चाहती है या वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ अवामी अदालत से कोई फैसला लेना चाहती है। इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बहरहाल 24 सितंबर को एक रायविंड मार्च का ऐलान कर चुके हैं। इस पर अपोजिशन जमातों से मुशावरत का इंदिया भी दे चुके हैं, लेकिन बहरहाल ये देखना है कि उनके साथ रायविंड की जानिब कौन कौन जाता है। एक तजवीज़ बहरहाल अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब की भी सामने आई। वो ये फरमाते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ पाकिस्तान के ये मिलकर इस सारे मामले का हल निकालें। सो हम अपने बुनियादी सवाल की जानिब वापस आते हैं नाजरीन कि यह आइनी इदारों का एक इम्तहान बनने जा रहा है या अवामी अदालत सड़कों पर अपोजिशन कुछ ऐसा कर सकती है कि मौजूदा हुकूमत पर दबाव बन जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब से आज इस बारे में हम बात करेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपकी इजाज़त से अगर मैं ये रेफरेंसेस के मामले से शुरू करूं तो शेख साहब ज़रा हमें बताएं कि क्या तवक्को और उम्मीद थी उस वक्त जब आप स्पीकर साहब के चैम्बर में रेफरेंस लेकर गए वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ? देखें, ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि मीठा मीठा हप और कौड़ा कौड़ा थू कि नवाज शरीफ का रेफरेंस मुस्तरद कर देंगे और इमरान खान और जहांगीर तरीन का रेफरेंस भेज देंगे। मेरा ख्याल यही था कि शायद ये दोनों रेफरेंस मुस्तरद हो जाएं या दोनों इलेक्शन कमीशन को भेज दिए जाएं। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्पीकर साहब इतनी जुर्रत का मुजाहरा करेंगे और पोल वॉट की छलांग लगाएंगे, अपनी भी कमर तोड़ेंगे और असम्बली की कमर भी तोड़वाएंगे और इस जमहूरियत को, जो कि बड़ी चहेती है उनकी, उनको इस तरह रुसवा करेंगे गली बाज़ार में कि केस तो है नवाज शरीफ साहब का और रेफरेंस भेज दिया इमरान खान का और जहांगीर तरीन का। और अगर कोई ये समझ रहा है कि इन दोनों हजरात के नाअहल होने के बाद ये असम्बली और जमहूरियत चलेगी, तो ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ऐसा नहीं हो सकता। ये अकल का अंधा भी जो अकल से बिल्कुल आ रही हो, जिसमें सोचने की 0% सलाहियत हो, वो भी कभी ये नहीं सोच सकता कि अभी तहरीके इंसाफ में पीछे रह क्या जाता है जब उनके 2 मेजर बंदे ही खुद उनका पार्टी हेड भी और सेक्रेटरी जनरल फारिग हो गए, तो फिर असम्बली में क्यों बैठेंगे? उनका दिमाग खराब है कि वो शेख साहब, आप खुद कह रहे हैं कोई जरा सी भी जो अकल रखता है वो तो ये सोच ही नहीं सकता कि दोनों शख्सियात नाअहल हों। तो हुकूमत आपको लगता है संजीदा है इनको नाअहल करवाने में, खान साहब हों या जहांगीर साहब हों? मेरे ख्याल में उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये तीर उनके हाथ से निकल चुका है। ये नाअहल और नालायक लोग हैं, इन्होंने रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं पकड़े। इनका ख्याल था कि ये रेफरेंस भेजेंगे तो इनसे गिव एंड टेक हो सकता है। अब ये गिव एंड टेक नहीं हो सकता, अब ये वापस नहीं आ सकता ये रेफरेंस, माजरत के साथ। इसका हर 2 सूरतों में 90 दिनों में फैसला होना है। और अब इलेक्शन कमीशन पे बोझ डाल दिया गया सारा कि इलेक्शन कमीशन पे पेश हो रहे हैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो क्या इलेक्शन कमीशन इनके साथ धोबी पटका कर देगा? बड़े बड़े सीरियस मसाइल पैदा हुए हैं। और पाकिस्तान में अब देखें, प्राइवेट पावर्स के जो हैं वो 800-900, आप तो डॉन में आप देखें कि सारी इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, 600-700 बिलियन उनका सर पे आ पड़ा है। और आप ये देखें कि सारा सऊदी अरब, कवैत, दमाम, अल-खुबर, ताइफ लोग 30-34% जो है आपकी जो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कम कर रहे हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बिग ज़ीरो है, 77%, 80% कम हो चुकी है। और इन्होंने किस देनी है 2017 से, कहाँ से देनी है? ये चल नहीं सकती हुकूमत। ये सब बकवास टोपी ड्रामा है। ये जो रोज़ MNAs और कैबिनेट, लेकिन बार अभी तक तो चल रही है ना। ज़रा वापस इस तरफ आइए,
स्पीकर साहब तो कहते हैं उन्होंने रेफरेंस कौन सा भेजना है कौन सा नहीं, उन्होंने अपनी जहानत पर यह फैसला किया है। अभी आप खुद भी बता रहे हैं कि आप जब रेफरेंस लेकर गए तो आपको बड़ी उम्मीदें थी उनसे, तो सर अब क्यों आप शक कर रहे हैं स्पीकर की जहानत पर शेख साहब? नहीं 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 नहीं, ये इसी किस्म के ज़हीन लोग इस किस्म का फैसला कर सकते हैं। आप बैल मार, आप बैल मुझे मार, ये पोरस के आती हैं, इनको क्या लगे। ये देखें नवाज शरीफ के तुफैली हैं, ये नवाज शरीफ के मालशी हैं, उनकी जेब की घड़ी हैं, हाथ की चड़ी हैं, इनकी क्या सियासत में औकात है जी। मेरा स्पीकर बंद कर देना, बस कुल इनकी अथॉरिटी ये है। मैं बाहर आके उससे ज्यादा चैनलों में, अंदर तो फिर भी शेख साहब फिर सवाल है ना, आपका स्पीकर तो उन्होंने आज तक खोला नहीं, तो आपके रेफरेंस को वो मान लेते? फिर अगर थोड़ी सी भी उनमें अकल होती फिर इमरान का भी रेफरेंस और जहांगीर तरीन का भी ना भेजते, ठीक दोनों को मुस्तरद कर देते। अगर तो अगर अगर पॉलिटिकल ब्रेन होता, अगर वो छेची का छती ग्वाल मंडी वाली उनकी सोच है कि नवाज शरीफ जो है जी वो कुलचा नान वाली जो सोच है, तो फिर ये कुलचा नान वाली सोच, छोले नान वाली सोच है, उसका नतीजा है कि जमहूरियत में नए मसाइल पैदा किए हैं और हुकूमत के लिए उन्होंने नए मसाइल पैदा किए हैं और अब कशकोल लेके फिर रहे हैं कि आए जी बातचीत करें, जो 5 महीने तक TOR पे रखे रहे हैं। शेख साहब मैं आपकी इजाजत से मैं ये कह रहा हूं कि स्पीकर को जब फैसला करना है उसने सियासी बुनियादों पर फैसला करना है या आईन और कानून की बुनियाद पर फैसला करना है? आप क्यों कह रहे हैं कि उनको पॉलिटिकली सोचना चाहिए था? सर आइन और कानून में तो अगर देखा जाए तो ये स्पीकर ही जाली है। इस स्पीकर का केस ही जो है वो पहली दफ़ा भी ख़राब हुआ, दूसरी दफ़ा भी जिस तरह ये जीते हैं माजरत के साथ, इस मुल्क में हंगामा इन 4-5 आदमियों की वजह हुआ। 2 ख्वाजों की वजह से, ख्वाजा आसिफ साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक, और एक स्पीकर साहब। इमरान रोते रोते मर गया कि इन 4 सीटों का आप मुझे डिब्बे खोलो, डिब्बे खोलो, डिब्बे खोलो। और जब वो खुले उस वक्त 3 साल हो चुके से अंदर से 1-1 लाख वोटों का कचरा निकला है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एडमिटेड है, यानी नाअहल हो चुका है रेलवे वजीर। आप देखें, यानी उसकी नाअहलियत स्टे पे इतना साल चल गए हैं, स्टे पे इतना टाइम ले लिया है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोगों ने, जो बड़े अपने आप को चैम्पियन समझते हैं, कि स्टे में रहे खींच के उस जगह ले गए हैं कि अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि उनके जाने या ना जाने से कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो सर अब आपके लीडर इमरान खान साहब तो कहते हैं ये मेरे स्पीकर नहीं है, मेरे लीडर नहीं, मेरा लीडर नहीं, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा इतादी। तो सर आप अपने दोस्त की बात से मुत्तफिक हैं? आप भी अब इनको स्पीकर नहीं मानते अयाज सादिक साहब को? मैं तो उससे पहले नहीं मानता, उस पर तो कल से उसने नहीं माना। मैं सर तो आप रेफरेंस तो लेकर गए उसी स्पीकर, नहीं अब करना क्या फिर शेख साहब? वॉकआउट हो गया, सुप्रीम कोर्ट जाने का इशारा मिल गया खुर्शीद शाह साहब की जानिब से, तो अब क्या करेंगे? कड़वा घूंट पी के बैठेंगे इधर ही स्पीकर साहब के सामने? कोई तरीके अदम एतमाद आएगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा तरीके अदम एतमाद से भी। तरीके अदम एतमाद में ये पहले से ज़्यादा वोटें ले लेंगे, क्योंकि अब MQM भी उधर बैठी हुई है और थोड़ा सा ये और ज़ोर लगाएंगे। ANP भी उधर है, 1-2 वोटों की जो पार्टियां हैं, 6-7 वोट वो भी उनको पड़ जाएंगे, पहले से ज़्यादा वोट लेंगे। सो फैसला शेख रशीद का जो पहले दिन से कह रहा है सड़कों पे है। तो शेख साहब अपोजिशन के पल्ले से वॉकआउट था कल, बस दैट्स इट। बस जमहूरियत का यही हुस्न है, डिबेटिंग क्लब में यही कुछ हो सकता है। डिबेटिंग क्लब की इससे ज़्यादा कोई औकात नहीं है। डिबेटिंग क्लब हाजिरी नहीं पूरी होती जिस डिबेटिंग क्लब की, उस डिबेटिंग क्लब से ये सोचना कि उसमें बहुत बड़ी तलवार। तो आपने भी कौन सा शेख साहब वो छोड़ दिया, किनारा कशी कर ली ऐसे डिबेटिंग क्लब से? आप सर उसका हिस्सा हैं। बहुत अच्छी बात आपने की है। अगर मुझे ये सुझाई दे कि इसके बाद बेहतरी के हालात हैं तो मुझे इस पे सोचना ज़रूर चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरा शहर, और मैं ये नहीं कहता कि मुझ में सलाहियतें ज़्यादा हैं और मेरे मुकाबले में फिर 2-2 टन वाले एफिडीन वाले हैं। फिर इस सारे मुल्क में तो मंशियात ही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गली गली जो हैं वो एफिडीन के ही अड्डे खुलेंगे जी। 2 टन एफिडीन अगर 50 वार्डों में बांटी जाए तो 2000 kg अगर 50 वार्डों में एफिडीन रिफाइन बांटी जाए तो वो मेरा ख्याल है 20-20 kg तो आ ही जाती है, या 40-40 kg साल के लिए। और वहाँ निशेइयों और शेख साहब थोड़ी सहूलत पैदा करें ना सर। आप ये कह रहे हैं अच्छा बुरा, बहरहाल ये डिबेटिंग क्लब है, आप इसका हिस्सा हैं तो फिर रहना भी है आपने इसका हिस्सा, तो ये तो फिर तय है सर, अच्छा है बुरा चलना है, ऐसा ही है सिस्टम। सही कह रहे हैं आप। कब तक रहना है
इसका नहीं कुछ कह सकता मैं। सियासत में टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और मुखालिफ की क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और जो कुछ हम अपने ताईं करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, इतना ही हमारे बस में है, इससे ज़्यादा हमारे बस में नहीं। अगर होता तो वो भी कर गुजरते। तो शेख साहब, मैं आपकी इजाज़त एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आज ने क्विक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। तो शेख साहब, अब तो स्पीकर साहब के हाथ से बात आगे चली गई, तो अब आपको तसल्ली है कि चलें सारे रेफरेंसेस हैं इलेक्शन कमीशन में, वहाँ फैसला हो जाएगा, अच्छा हो गया सबके लिए? मालूम नहीं ये कितना टाइम लेगा। 90 दिन सर आपने अभी तो 28 तारीख जो है वो पुराने रेफरेंस में पड़ी है, और ये उनके साथ नथी हो जाता है या इलेक्शन कमीशन क्या करता है। लेकिन एक बात मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि इस फैसले से हुकूमत की जग हंसाई हुई है और हुकूमत को नुकसान हुआ है, और पीटीआई के हक़ में ये फ़ैसला गया है, और पीटीआई को बेहतर तौर पर पीटीआई को ये बूस्ट मिला है इस रेफरेंस भेजने से, और लोगों ने समझा कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है। और जो एक बात बनी हुई थी कि नहीं जनाब ये ऐसे नहीं ऐसे हैं, सो पीपल बिलीव कि ये ज़ाती ख्वाहिशात और ख्वाहिशों का एक सोच है जिसकी बिना पर इमरान खान और जहांगीर तरीन का रेफरेंस भेजा गया। शेख साहब, इस हुकूमत की या वज़ीर आज़म की जग हसाई का वैसे फ़ायदा होता है तहरीक इंसाफ को? 2014 में धांधली का मामला हो, ये पनामा का मामला हो, वज़ीर आज़म जवाब नहीं दे रहे थे असेंबली में, या अब स्पीकर, कोई होता है फ़ायदा तहरीक इंसाफ को या नुकसान होता है वज़ीर आज़म? सियासत में यही फ़ायदा होता है ना, एक उसकी खातून बुरे वाला में से 1000 वोटों से सिर्फ इस हालात में भी हारी है। उसका मतलब ये है कि 1000 से जो हारता है वो 500 वोटों से हारता है। जेलम में 5-6 हज़ार वोटों से हारे हैं। लोग तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं, लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का सिंबल जो है, एक अपोजिशन पार्टी का सिंबल जो है, उसने ज़रूर हासिल कर लिया है इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने, कोई बल्ले माने या ना माने। तो सर इसका मतलब अभी फिर भरोसा तो है ना इलेक्शन कमीशन पर, नज़रें और उम्मीदें भी हैं उसके साथ? क्या करें, मेरा मतलब है ट्रैफिक सिपाही से तो गुजरना ही पड़ता है ना। अब आप देखें कि वो क्या किस किस्म के फ़ैसले होते हैं। सब पार्टियों की अपनी अपनी राय है जी। मेरी एक छोटी सी पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि फ़ैसला सड़कों पे होगा। सड़कों पे जीतेंगे तो हम जीतेंगे। कानून से नवाज शरीफ से जीतना और इलेक्शनों में इन वसाइल और इन प्रोग्राम और इस किस्म की इजारा दरी और कब्ज़ा ग्रुप में जीतना बड़ा मुश्किल बात है। फैसला ऐसा आप इसलिए कहते हैं कि खान साहब हो या अपोजिशन हो, इनकी तैयारी अच्छी नहीं होती? देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रिवलस, गैर संजीदा दरखास्त निकाल बाहर किया, स्पीकर तो हो गए जानिबदार, सुप्रीम कोर्ट ने भी बात नहीं मानी। सो इसलिए कानूनी जंग नहीं जीत सकते कि अपोजिशन तैयारी नहीं करती पूरी। बाज़ लोगों का एहतराम करना पड़ता है, मजबूरी होती है, वक्त के तकाजे और हालात होते हैं। कोई ये कहे कि कौवा सफ़ेद होता है या एक कौवा काला होता है, और वो कहता रहे सफ़ेद होता है, और संजीदा हामिद खान ने रिट लिखी हो और वो संजीदा ना हो, अगर वो उनके रजिस्ट्रार इस किस्म के तबसरे देंगे। अदालतों के फ़ैसले बोलते हैं, उनके कमेंट्स नहीं बोलते हैं। इस किस्म के फ़ैसले मेरा ख़्याल है उन्होंने इमरान खान के ने जो कल तकरीर की है वो अपनी बात उसने खुद बेहतर की है, मैं उसमें इजाफा ना ही करूँ तो बेहतर। तो सर आप कह रहे हैं बाज़ लोगों का एहतराम, ये बाज़ लोगों में क्या, एक चीफ जस्टिस और एक आर्मी चीफ, या इनके अलावा भी कोई हैं? उस तरफ आप लेके जा रहे हैं ना। ये जो कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगता है, मैं कहता हूँ आर्टिकल 2 दफ़ा आर्टिकल 6 लगाओ। इस मसले का हल ही अब यही है। ये जो खौफ जमहूरियत के सर पे लटक रहा है और कानून की जंग लड़ रही है, आर्मी और चीफ जस्टिस मिलकर फैसला करें और नवाज शरीफ साहब को भी बुला लें। रोज़ आप एंकर हजरात कह रहे हैं आज दाखिल हो गई है रेंजर पंजाब में, आज फलानी जगह दाखिल हो गई है। आज देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा खला ये है कि नवाज शरीफ और आर्मी में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा हो सकी। अगर वो जस्टिस, अगर वो जनरल क्या नाम था उनका, बेग नहीं करता बात और करामत के साथ नहीं चल सके, जो शख्स जहांगीर करामत के साथ नहीं चल सका,
वो पाकिस्तान में किसी फ़ौज के जर्नैल के साथ। इस सारी एलीट को मैं जानता हूँ, सारी ज़ुबैर याद साहब से ले के नीचे आ जाएं, नदीम कियानी साहब से ले के नीचे आ जाएं, रमदे साहब आ जाएं, बाजवा साहब आ जाए, सारी एलीट के साथ नवाज शरीफ नहीं चल सकता, जो मर्जी कर ले, क्योंकि जहांगीर करामत के साथ राहिल शरीफ साहब के साथ तो चल लिया सर, अब तो रिटायरमेंट का वक्त आ गया उनकी, एक आध महीना रह गया, अब तो चल लिया। सही बोले आप, वो चला, ये नहीं चला। राहिल शरीफ साहब ने कोशिश की है इसके साथ चलने की, ये इसने तो जगह जगह पंगे लिए हैं, क्योंकि इससे हुकूमत चल नहीं रही। अब इसकी ख्वाहिश है, इसकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में उसके साथ वही हो जो इससे पहले हो चुका है, और ख़ुद दुआ करें ना हो, ताकि सर अब आप चाह रहे हैं कि जाने से पहले पहले राहिल शरीफ साहब, ये चीफ जस्टिस साहब, ये मिलकर कोई फैसला करें। सियासतदान चूंकि आपस में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए आप चाह रहे हैं कि फौज आ जाए इस मामले के बीच में। देखिए, मैं फ़ौज को टेक ओवर के लिए तो नहीं कह रहा जवाद साहब, मैं तो फ़ौज को मामले के सलूशन, क्या कल फ़ौज ने ये सलूशन नहीं कराया था जुडिशल कमीशन का? कल जहांगीर राहिल शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब के इस मसले में इंटरफेयर नहीं की थी? क्या नवाज़ शरीफ साहब ने, क्या अब भी फ़ौज को नहीं कहा गया कि बीच में पड़ें और इस मॉडल टाउन का मसला हल करें? अनोथ मुझसे बात की है उन्होंने, ज़िम्मेदारान ने, और ख़ुद मेरे साथ बात की है जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुझसे ख़ुद बात की है, और ख़ुद फ़ौज को नवाज़ शरीफ ने रिक्वेस्ट की है जी इस मसले को, क्या वो पैसे ले लें इनसे, क्या ये 14 खूनों को भेज दे डॉक्टर ताहिरुल कादरी, फिर वो ठीक है। मैं सुनना, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, आप कहते हैं जी स्पीकर ने ठीक फैसला नहीं किया, जमहूरियत की कब्र खोद दी, तो ये जो मुतालबा आप कर रहे हैं ये जमहूरी मुतालबा है सर? बिल्कुल जमहूरी मुतालबा, जमहूरियत की बेहतरी के लिए। और अगर गैर जमहूरी मुकाबला आ गया, सारे लोग राहिल शरीफ साहब की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि वो उनसे ये तोके लगाए बैठे हैं, वो आएंगे और एहतसाब शुरू होगा, और जो गठजोड़ राहिल शरीफ कहते हैं दहशत गर्दों का और करप्शन का एक गठजोड़ है। जब मैं कहता हूँ तो ये बात चुभती है, जब मैं ये कहता हूँ कि इस गठजोड़ को ख़त्म करने का एक ये तरीका है कि राहिल शरीफ साहब बैठे हैं, चीफ जस्टिस बैठे, नवाज शरीफ भी बैठे जी, नवाज शरीफ को भी बैठाए, आओ भाई, ये करप्शन है, ये नंदीपुर में करप्शन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी आपने जो मेट्रो बनाई है, दुनिया की सबसे बड़ी महंगी बनाई है, जो आप ये सड़क बना रहे हैं। क्या करें? राहिल शरीफ साहब ने बुला लिया नवाज शरीफ साहब को, चाय पिलाएं, कोई गुजारिश करें, कोई रिक्वेस्ट करें, या इस्तीफा मांग लें उनसे, क्या करें बुला के? देखें, इस्तीफा मांगने वाले अगर मांगना होता ना तो अब तक जिस तरह आवाम के जज्बात हैं मांग लिया होता, और अगर वक्त आया तो मेरे ख्याल में इस्तीफ़ा तो उनको सूट करता है। 8-8 साल ये कैद रहने के बाद आसफ जरदारी जो है सरे महल में, आसफ जरदारी स्विस अकाउंट्स में, नवाज शरीफ साहब सारे मसाइल में तहरीरें लिख कर देने के बावजूद फिर वापस आ गए। सो मैं ये चाहता हूँ कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो पनामा लीक्स का मसला बना है वो नवाज शरीफ को मजबूर करें कि उनसे शुरू हो जाए इंक्वायरी, और इमरान खान कहता है कि उसको भी साथ रखें तो उसको भी रख लें जी, और जो है उसको रख लें। और क्या करें? आपने आज सवाल किया है, मैं आपको इसका जवाब सारी कौम के सामने देना चाहता हूँ। जस्टिस नजफी की रिपोर्ट अनाउंस करें। आपने मुझसे पूछा क्या करें? नंबर 1 करें, राहिल शरीफ और चीफ जस्टिस मिल के नवाज शरीफ को साथ बिठा के जस्टिस नजफी की रिपोर्ट अनाउंस करें। ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंक्वायरी की, जो 12 पुलिस वाले भगाए हैं, पुलिस अफसर प्रमोशन के लिए, प्रमोशन के नाम पे, फॉरेन टूर के नाम पे, उनको वापस बुलाए। और वो 2 बंदे जो फौजियों ने पकड़ाए हैं, हसास अदारों ने पकड़वाए हैं पंजाब गवर्नमेंट को, वो टीवी पे लाएं, उनका बयान करवाएं, वो किधर गायब कर दिए हैं। ये करे जी। और कोई सवाल है तो आप हुक्म फरमाएं। ठीक है शेख साहब, मैं चूंकि ब्रेक पे जाना, इंतहाई मुख्तसरन सर, ये आप पर सर तनकीद है कि आप शायद अब इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि अब आप चाहते हैं फौज आके जी सारे मसलों का, तो ऐसे तनकीद जो आप पर लोग कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? आप डेस्परेट हैं? देखिए, मैं तो ना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूँ, ना डेस्परेट हूँ, ना मेरा कोई इतनी बड़ी उम्मीदों का मिशन है जी। जिनका होगा, मेरी छोटी सी पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, अब मैं उसको कोशिश करूँगा कि इसको बेहतर शक्ल दी जाए। मेरे पास वसाइल नहीं है,
और वसाइल ना होने की वजह से मैं इसको बेहतर शक्ल नहीं दे सका। ये जिनकी लड़ाई है उनकी लड़ाई है। मैं अपने ज़मीर की आवाज़ से ज़िंदा हूँ, अपनी सियासत का ताबूत अपने कंधे पे रख के ज़िंदा हूँ। मैं ना किसी से मुतासर हूँ, ना किसी की परवाह करता हूँ। जो बात सच है वो कौम के सामने पेश कर रहा हूँ, और वो बात सच ये है कि ये मुल्क नवाज शरीफ से नहीं चल रहा जी। नवाज शरीफ और इतना तबाह कर देगा, इतना इसहाक डार माइंस बिछा देगा, इतनी बारूदी सुरंगें इसहाक डार बिछा देगा कि किसी और आने वाले से भी नहीं चल सकता। सो लेट्स सिट, दे शुड सिट टुगेदर एंड डिसाइड फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। एक मुख्तसर ब्रेक शेख साहब, आज में एक मुख्तसर ब्रेक। शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, आप ब्रेक से पहले कह रहे थे कि आर्मी चीफ जस्टिस आ जाएं, नवाज शरीफ साहब को बिठा लें, आपने कुछ इकदाम बताए जो उठाए जा सकते हैं। तो सर, आप ये सब इसलिए कह रहे हैं शेख साहब क्योंकि फिर आप ये मानते हैं कि ये जो धरना स्ट्रेटजी है, जलसा स्ट्रेटजी है, ये नाकाम हो चुकी है, इसलिए आप अब ये सब करने की दावत दे रहे हैं? देखें, आप लोगों के नज़दीक अगर कामयाबी ये है कि नवाज शरीफ को हटा के इमरान खान को या ताहिरुल कादरी को बिठा दें, ये कभी नहीं हो सकता, नेवर एवर। नहीं सर, ये हमारे नज़दीक तो ये है भी नहीं कामयाबी। अब मुझे ख़त्म करने देना, मुझे प्लीज़ ख़त्म कर देना। जो गेन इमरान खान ने, हालांकि उसकी पार्टी में कई लोग ऐसी बातें करते हैं जी कि धरने ने पार्टी को तबाह कर दिया जी, कई ऐसे लोग हैं कि धरने ने, सर जी जो नज़ीरा बेबी बकर में बैठी है, जो जीना बीबी कच्ची कोठी में बैठी है, वहाँ राधा राम में जो बैठी है, उसने पहली दफ़ा सुना कि इमरान खान की क्या बात है। और जो चीज़ इमरान खान को और ताहिरुल कादरी को मीडिया में, मीडिया ही अब सियासत है, अगर मेरा आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो माजरत के साथ मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि मेरी बात को आगे फैलाया जा सके। और कैमरा ही पाकिस्तान में सियासत है। जिन लोगों के पास 4-4, 3-3 करोड़ और 9-9 करोड़ रुपए का जलसा करने की सख्त नहीं है, उनके पास नहीं है, तो उस कैमरे के ज़रिए अपनी बात को आगे पहुँचाते हैं। इमरान खान और ताहिरुल कादरी को इस धरने में पब्लिकली राय आमा को ये फैसला करने के लिए कि ये गलत हैं या सही हैं या अच्छे हैं या बुरे हैं, एक भरपूर मौका मिला। ताहिरुल कादरी साहब के लिए 70 दिन मिला, इमरान खान के लिए 126 दिन मिला, और 126 दिन मैं इमरान खान के साथ में था। तो शेख साहब, अगर ना किया ऐसा आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब ने, तो फिर क्या होगा? ऐसा ही रहेगा 2018 तक सब? 18 छोड़ें जी, ये मुल्क आगे ये किस्तें नहीं दे सकते सर जी। ये 5-5 बिलियन US$ की ये समझते हैं कि ये ग्रोथ ऊपर ले जाएंगे। मैं बावजू हूँ इस वक्त भी, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि मुशर्रफ ने, मुझे ये वक्त याद नहीं है, मेरे कानों में अब भी याद है कि इसने, इसहाक डार ने IMF को गलत डॉक्यूमेंट दे दिए थे, फोर्ज डॉक्यूमेंट दिए थे। और अब जो GDP की ग्रोथ रेट बता रहे हैं, मैंने कौमी असम्बली में ये सबूत दिया है कि आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि 3 पॉइंट कुछ की जाए, 3.9 की जाए, यानी ये बातें। और स्टैट देखें इन्होंने क्या किया। नवाज शरीफ साहब ने शमारियात में अपना बंदा लगाए, स्टेट बैंक में अपने बंदे लगाए, फिनांस में इन्होंने अपने बंदे लगाए, पैमरा में इन्होंने। मुझे जवाद साहब नवाज शरीफ साहब के पार्टी से कहें कोई एक आदमी का नाम बता दे जो इन्होंने इस 3-3.5 साल में मेरिट पे लगाया हो, लॉयल्टी पे लगाया है। तोकीर से लेके फवाद हसन तक और फवाद हसन से लेके पैमरा चेयरमैन तक सब लोग लॉयल्टी पे लगाए हैं, कोई शख्स क्वालिटी पे नहीं लगाया। और जहाँ देखा डिग्री कमज़ोर है उसका स्टैंडर्ड कमज़ोर देख कर दिया। जहाँ देखा जिसको लगाना है वो FA है और रिक्वायरमेंट BA की है, उसको FA कर दिया। जहाँ देखा रिक्वायरमेंट जो है MA की है और बंदा BA है। शेख साहब, ये तो अपोजिशन की भी नाअहली नहीं है? अब तो हुकूमत मुद्दत पूरी करने वाली है, इतनी तवाना हो गई हुकूमत, सारे इदारे उसने अपने बना लिए, क्या कर रही थी अपोजिशन? क्या करे अपोजिशन? देखें इस अपोजिशन में कौन बैठा था? मौलाना फजलुर रहमान, असफंदियार वली खान। इस अपोजिशन में कौन बैठे हैं? MQM जो कभी सर पीपल्स पार्टी जो नीम मुर्दा हालत में अपोजिशन में थी, जिसका लीडर जो है पूरी स्ट्रगल ये करता रहा कि मुझे पाकिस्तान आने दिया जाए। MQM जिसका फैसला ही नहीं हो पा सक रहा। सो एक पार्टी अपोजिशन थी, उसके साथ शेख रशीद खड़ा था और वो थी PTI।
पीटीआई के अंदर के मामलात भी इतने ख़राब थे कि मेरा ख्याल है कि जितनी भी बात की जाए वो कम है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी इतना फसाद और दंगा है, क्योंकि उसका यही फैसला नहीं कर पा सके कि इलेक्टेबल कौन है और नज़रियाती कौन है और बुनियादी कौन है। इमरान खान एक जेन्युइनली उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि नहायत ही उनसे गलतियां भी हुई हैं, ये नहीं कहना कि उनसे गलतियां नहीं, उनसे गलतियां भी होंगी। ठीक है, तो शेख साहब उन्होंने एक राय है, कमिटमेंट के साथ इस मुल्क में इमरान खान ने रोल निभाया और हकीकी अपोजिशन शेख रशीद ने की है, असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर, चौंक में, चौराहे में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। शेख साहब इस राय पर आप क्या कहेंगे कि बहरहाल ये पैनामा मामला है, खान साहब अब जा रहे हैं सितंबर के एंड पर, रायवंड की तरफ ऐलान कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने बड़ी समझदारी से इस पैनामा मामले का जो मुश्किल वक्त था वो निकाल लिया है। इस राय पर आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। अगर मुश्किल वक्त यही है, जितनी छींटें उन पे पड़ चुकी हैं और बड़े बड़े दाग पड़ चुके हैं उस हुकूमत को जो अपने आप को शफाक और नेक परवीन कहते कहते नहीं थकती थी। इस मुल्क में 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कमीशन खोर हैं, ये दौलत बाहर लेकर गए हैं। और अब तो देखें, उनकी पार्टी के अंदर से लोग कह रहे हैं कि मे फेयर के फ्लैट बेच रहे हैं। वो उनकी पार्टी के अंदर से बातें आ रही हैं जी कि हमारे लीडर ने भी तो अपने आप का दिफा करना था ना, हमारे लीडर ने भी तो अपना दिफा करना था। सर जी, ये इक़्तिदार को बचाने के लिए इज़्ज़तों और वक़ार और असूलों के सारे दरीचे नेस्त व नबूद करते जा रहे हैं और बिल आखिर इंशाअल्लाह ये हुक्मरानी का दरीचा और ये हुक्मरानी का स्टेज भी ठुस करके नीचे आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो एक ब्रेक की जानिब आपकी इजाज़त शेख साहब। नाज़रीन, शेख साहब फरमा रहे हैं कि उनकी दानिश में मुश्किल वक्त इस हुकूमत के लिए भी गुजरा नहीं है। मज़ीद बात करते हैं शेख साहब से इस पर। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख रशीद अहमद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। शेख साहब, तो अब आप, कादरी साहब या इमरान खान साहब मिलकर ऐसा क्या कर लेंगे कि इस हुकूमत के लिए कोई दबाव का समा, कोई प्रेशर बना सकते हैं? सर, क्या इरादा है? बड़ा अजीब बात किया आपने। एक आदमी ने 3 बटेरे पकड़ लिए ना खेत में से, उसने कहा एक मेरा नवादे का, एक मेरा शहबाज का, तीसरा जो मुझसे मांगे उसकी ऐसी की तैसी। हम क्या कर लेंगे जी? हम यही करेंगे जो आपके सामने कर रहे हैं। हम कौम को, अगर ये तीनों लोग, मैं, इमरान खान, ताहिरुल कादरी, काफ लीग भी इंशाल्लाह इसमें शामिल होगी और लोगों से राब्ते में जी। और अपोजिशन किस चीज़ का नाम है? आज की अपोजिशन कल की हुकूमत है। नहीं तो सर, इसका मतलब है कि 2016 में ये जो मुकद्दस इत्तेहाद है ये बनने जा रहा है दोबारा, होली अलायंस। इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा, बल्कि बन चुका है, उसका ऐलान होना बाकी है। तो सर, ये पहले बना था। मुझे अगर क्विकली आपसे याद दहानी कराएं हमारी, ये कसाई क्यों दौड़ गया था शेख साहब? बकरा भी लेट गया था, आज भी बकरा लेट रहा है। आज तो मैंने कहा ही नहीं कुर्बानी का, पिछली दफ़ा मैंने कहा था। वो कसाई लेट गया, ये दुम्बई लेट गया, ना दुम थी ना दांत भी गिर गए। इसने कहा जी आपकी महाराज दिया करो, आपकी आप तो सर इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ होगी बड़ी ईद के बाद, कसाई दौड़ ना जाए सर फिर शेख साहब? मैं तो कसाई की तरफ इस बार नहीं देख रहा, जो देख रहा है उनसे बात करें। मैं तो आवाम की तरफ। अच्छा, मैंने इस दफ़ा तो कसाई की तरफ नहीं देखा। वो भी जो देख रहे थे, जब लोगों ने बहुत रिएक्शन किया, मैंने कहा कि ईद से पहले ईद होगी, उसके बारे में मैंने कसाई ने कहा था। इस दफ़ा तो मैंने कोई अभी तक ऐसा तबसरा नहीं किया। शेख साहब मैं बता देता, इस दफ़ा छुरी आपके अपने हाथ में सर, इसका मतलब कोई कसाई नहीं? सड़कों पे होनी चाहिए छुरी, नहीं ज़रूरी नहीं कोई पत्थर से ना मारे इस दीवाने को। ये अच्छा। छुरी की ज़रूरत नहीं होगी, सियासत होगी। इनसे नहीं चल रहा मुल्क को बचाना है। ये फ़ौज को भी नज़र आ रहा है कि इनका एजेंडा क्या है, कि हिंदुस्तान की बालादस्ती तस्लीम कर लें फ़ौज, फिर कर लें आप। फिर ये हेजेमनी और सारा जो अमेरिकन एजेंडा है इस मुल्क में, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी लॉन्ग रूट स्ट्रेटजी है, फिर फौज उस पर भी दस्तखत कर दे, फिर क्या? शेख साहब, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। शेख साहब, मैं इसी के ऊपर आपने बड़ा अच्छा आपने नुक्ता उठाया है। ये कादरी साहब भी जब अभी रावलपिंडी में खिताब कर रहे थे, आप उनके हमरा थे, उन्होंने कहा इनकी शरीफ मिलों से रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं, भारत इनकी हुकूमत को बचाना चाह रहा है। तो सर ये तो बड़ी संजीदा इल्जामात हैं, आप साथ खड़े कादरी साहब के इन इल्जामात पर? फिर फौज के अदारे सोचें जिन्होंने काकूल से निकलने से पहले
कसम खाई है पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान की सरबुलंदी की। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने तो 300 बंदों की लिस्ट दी है, एक दो की भी नहीं दी, एक दो की नहीं दी, 300 बंदों की लिस्ट दी है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि सारी इन्वेस्टमेंट उनकी है। तो ताहिरुल कादरी भी डॉक्टर जिंदा और ये भी शेख साहब, मैं समझा नहीं, तो क्या फौज कादरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसों का वेट कर रही है? वो सोच नहीं रही पहले से फौज? यही बात तो उसने की है, जो ताहिरुल कादरी कह रहा है वही आज आप कह रहे हैं। अल्लाह आपका भला करे। उसने कहा आप क्या कर रहे हैं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी तकरीर का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपके अदारे सोए हुए हैं कि इस मुल्क में इंडियन बालादस्ती के लिए अपने अदारों को बेपरवाह होके अपने अदारों से यहाँ से तो बात नहीं करते हैं, ये तो मोदी से बात करते हैं श्रीलंका में जाके, पठानकोट की ये बात करते हैं लंदन में जाके। और किसने जाके एड्रेस दिया जी अजमल कसाब का इंडिया को? नवाज शरीफ ने। मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, अजमल कसाब का जो मसला था या नहीं था, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वहाँ जाके जो भी उसका शहर था जाके देखो कि कौन बंदा है और कौन नहीं है। सो इंडिया के बारे में नवाज शरीफ की पॉलिसी पाकिस्तान की कौम की तर्जमान नहीं है। अगर फ़ौज ये समझती है कि यही पॉलिसी दुरुस्त है, यही पॉलिसी ठीक है, तो फिर फ़ौज को मुबारक हो और नवाज शरीफ को मुबारक हो, हमें ये कबूल नहीं है। शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा, सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब बहरहाल ये फरमा रहे थे कि उनकी दानिश में पनामा मामले पर मौजूदा हुकूमत के लिए जो मुश्किल वक्त है वो गुजरा नहीं है। वो अब तक बहरहाल नज़रें जमाए बैठे हैं इमरान खान साहब, कादरी साहब और अपनी सड़क पर अवामी अदालत में इस मामले को लेकर जाने की सलाहियत पर। आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।